जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है आपके चैनल रोशनी पब्लिकेशन पे, जिसपे आप सभी अभी लगातार हम अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025-26 का धनाधन वीडियो देख रहे होंगे, जिसपे आपको सभी विषयों का वीडियो आपको मिल रहा होगा और बराबर कंटिन्यू रोज एक दो वीडियो हमारे चैनल पर डल रहा होगा। तो आज आपकी दूसरी जो हमारे रसायन शास्त्र है, विज्ञान का आपका जो केमिस्ट्री है, उसका दूसरा वीडियो का बारी है। तो आप लोग जिस तरह से हमारे चैनल को दुलार प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से अपने दुलार प्यार को बनाए रहिए। अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहिए। इतना से इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसे आज तक यूट्यूब के इतिहास में कभी भी नहीं करवाया गया है। तो इसीलिए आप लोग इसी तरह अपना दुलार प्यार बनाए रखें और इसको कंटिन्यू देखते रहें और समझते रहें। तो बच्चों, आज आपको मैंने पहले वीडियो जो हमारा रसायन शास्त्र का जो पहला वीडियो था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण के प्रकार बताया था, इसमें संतुलित असंतुलित बताया था। उसके बाद से आज ये रसायन शास्त्र का आपका रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें आप रासायनिक समीकरण और संतुलित संतुलित के आगे पढ़ेंगे। तो अब आप लोग अपना कमर कस लीजिए, अपने हाथों में कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि दुष्यंत कुमार जी का एक शायरी है जो बड़ा ही फेमस शायरी है। और जब मैं अपने हॉस्टल पीरियड में था, जब मैं अपने हॉस्टल में पढ़ाई के पीरियड में हॉस्टल में रहता था, उसमें हमारे एक भैया रहते थे जिनका नाम रामधनी भैया था। वो बार बार हम लोगों से कहते थे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही पर तेरे सीने में ही ये आग उबलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो इसीलिए आप सभी के सीने में भी अपनी परीक्षा को लेकर के, अपने जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है, उसमें आपके सीने में वो आग जलनी चाहिए कि मैं इस बार अपना इतना अच्छा मार्क्स लाऊंगा कि टॉपर की लिस्ट में मेरा नाम हो, और उस टॉपर की लिस्ट में नाम होने से आपके माँ बाप, आपके गुरुजनों का सर ऊंचा होगा, बहुत नाम होगा। तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को इतना अधिक से अधिक दुआ प्यार दे रहे हैं, इसी को बनाए रखें और देते रहिए। तो चलिए आज की लेक्चर को यहीं से शुरू करते हैं। तो हमारा दूसरा लेक्चर जो होगा उसमें आपको बताएंगे, लेकिन पहले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था? पहला वीडियो में हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। मैंने बताया था कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ को बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद मैंने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार उसके बाद मैंने आपको रासायनिक समीकरण बताया था कि जिस अभिक्रिया हो रहा है उसको हम समीकरण के रूप में लिख देते थे। उसके बाद रासायनिक समीकरण के प्रकार भी बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, संतुलित असंतुलित, जिसमें आपको अभिकारक उत्पाद भी बताया था। तो आज आपको हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताएंगे, कौन कौन से प्रकार हैं। उसके बाद संक्षारण, विक्रिगंधिता, ये सब चीजें बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम आज क्या करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जिसमें छोटा सा रिवीजन करवा देते हैं। अभी बता ही दिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जो आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके होंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको हम बता रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जो हम आपको रासायनिक समीकरण बताए थे, उस रासायनिक समीकरण जो असंतुलित समीकरण था, उसको हम संतुलित कैसे करेंगे। ये आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि इस असंतुलित समीकरण को आप संतुलित करके बताएं। तो उसी को हम एक दो एग्जाम्पल से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीखेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। जैसे हमारा जो ये समीकरण दिया हुआ है आपको, ये Fe+H2O, तीर का चिन्ह देखिए। कोई भी रासायनिक समीकरण हो रहा था तो मैंने क्या बताया था कि वो एक अपने सूत्र में लिखा रहेगा और उसके बीच में हमेशा तीर का चिन्ह रहेगा, फिर तीर के बाद जो लिखा रहेगा उत्पाद होगा। तो इस अभिक्रिया में ये जो Fe+H2O है, ये आपका अभिकारक है, बीच में तीर का चिन्ह है। और इसके बाद ये जो Fe3O4+H2 आया है, ये आपका क्या उत्पाद है। तो ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक बॉक्स बना लेंगे, और ये जो तरीका आपको ये बता रहे हैं, इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। आपके विज्ञान में भी इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। वैसे तो संतुलित करने के कई अन्य तरीके भी हैं, जिसको मैं, अगर आपका और सिलेबस खत्म हो जाएगा तो अगर
फिर से हमको रासायनिक अभिक्रिया आपको रिवीजन कराने का जो मौका मिलेगा, तो उसमें मैं एक अलग से रासायनिक समीकरण को बहुत सारा एग्जाम्पल ला करके और अलग अलग भी जो नियम है उससे बताने का कोशिश करूंगा। लेकिन आज मैं बस आपको हीट एंड ट्रायल के मेथड से ही संतुलित करना सिखा रहा हूं, जिसमें आप क्या करेंगे कि एक बॉक्स बना लेंगे, उस बॉक्स में आप तत्व लिख देंगे, अभिकारक लिख देंगे और उत्पाद लिख देंगे। अब अभिकारक क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जब समीकरण के बीच में एक तीर का चिन्ह दिया रहेगा, ये दिख रहा है ना आपको, तीर का चिन्ह जब दिया रहेगा, तो इस तीर के चिन्ह के बीच में ये जो पोंछ है ना, इसके पहले जो रहेगा, पोंछ की तरफ जो रहेगा, ये हमारा अभिकारक हो रहा था। ये क्या हो रहा था, अभिकारक। और ये जो तीर के जो आगे है, जो मुंह के साइड है, ये जो है इसको उत्पाद कह रहे थे। क्या कह रहे थे, उत्पाद कह रहे थे। तो इसी को अभिकारक और उत्पाद लिख देंगे। फिर अब देखिए तत्व में हमारा क्या है, एफी लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसमें कितने तत्व हैं, 3 तरीके के तत्व है। कौन कौन से हैं, लोहा, एफी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब अभिकारक की तरफ एफी कितना है, पहले ये लिख लेंगे। तो आप देख लीजिए कि अभिकारक है कौन, तो जो तीर के पहले है, पोंछ के तरफ जो है, ये इसके तरफ जो है, ये क्या है, हमारा अभिकारक है। अब इसमें जब आप एफी का, लोहा का जब आप संख्या देख रहे हैं, तो इसमें कितना संख्या, 1 है। लोहा कितना, एफी कितना, 1। तो अभिकारक की तरफ एफी कितना, 1, तो हम लिख देंगे 1। अब उत्पाद की तरफ एफी कितना है, तो आप देखिए कि सर उत्पाद की तरफ एफी 3 गो है। कई गो है, 3। तो उत्पाद की तरफ अपना लिख देंगे 3। उसके बाद से हाइड्रोजन, अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन कितना है, तो आप कहिएगा सर हाइड्रोजन अभिकारक ये है, तो हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ कितना है, 2। तो हम लिख देंगे 2 गो हाइड्रोजन है। फिर हाइड्रोजन उत्पाद की तरफ कितना है, तो कहिएगा कि सर यहां भी हाइड्रोजन कितना है, 2। तो उत्पाद की तरफ भी क्या लिख देंगे, 2। अब आपका एक ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन आपका कितना है अभिकारक की तरफ, तो अभिकारक की तरफ जब देखिएगा तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, 1 है। तो आप लिख दीजिएगा 1। और उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन कितना है, तो आप कहिएगा 4। अब देखिए यहां पर एफी लोहा कितना है, 1 है अभिकारक की तरफ। उत्पाद की तरफ कितना है, 3 गो। हाइड्रोजन कितना है, 2। उत्पाद की तरफ भी कितना है, 2। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1। उत्पाद की तरफ कितना है, 4। तो देखिए यहाँ पे लोहा जो है 1, उत्पाद की तरफ 3, तो यानी कि ये असंतुलित है। हाइड्रोजन कहिएगा तो 2 और 2 उधर भी है, तो दोनों बराबर यानी कि संतुलित है। ऑक्सीजन जो हमारा इधर 1 है, उधर 4 गो, तो ये भी क्या है, असंतुलित है। तो इसी को जो असंतुलित है उसी को हम क्या करना है, संतुलित करना है। यानी कि अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में क्या कर देना है, बराबर। जब अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता है। तो कुछ नहीं करेंगे, अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि अगर लोहा इधर 1 है, इधर लोहा 3 है, तो हमको इस लोहा को क्या बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। जब 3 बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 में 3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जब हम 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लोहा की संख्या कितना हो गया, एफी का संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो जब अभिकारक यहाँ पे 3 हो गया और उत्पाद भी यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब ऑक्सीजन 1 है और उत्पाद कितना है, 4, तो हमको ऑक्सीजन को 4 बनाया, तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी समीकरण लिखे गए हैं सभी को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से घेर देंगे। क्या करेंगे, एक ब्रैकेट से घेर देंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे सबके बाहर। अब हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि जो भी हम गुणा करेंगे, जो भी इस समीकरण में बदलाव करेंगे, वो सिर्फ ब्रैकेट के बाहर से करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया उसमें हम कोई भी गुणा या कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने पहले क्या करना है, इसमें ब्रैकेट लगा देना है। अब देखिए अब जो हमारा एफीएफ कितना हो गया है, 3। उत्पाद की संख्या कितना हो गया है, 3। तो जो अभिकारक है, यहाँ पे अभिकारक पहले 1 था, अब कितना हो गया है, 3 गो। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट लगा रहना है 3 और ऐसे लिख देंगे एफपी, 3 एफी प्लस H2O। अब हाइड्रोजन हमारा, हाइड्रोजन अभिकारक है सिर्फ कितना है, 2। इसको ऐसे ही लिख देंगे हाइड्रोजन को H2O।
तीर का चिन्ह देंगे। अब देखिए उत्पाद की तरफ क्या था, उत्पाद की तरफ Fe 3 गो है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना गो है, 4 गो है, ऑक्सीजन इधर कितना है 4, तो ऑक्सीजन O4 ऐसे लिख देंगे प्लस H2, इसको हमने ब्रैकेट में घेर दिया। यहाँ पे 3 Fe लिख दिए, 3 Fe क्योंकि अभिकारक के तरफ Fe को कितना आप कर दिए 3, तो इसीलिए 3 Fe, 3 Fe हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन अब उत्पाद की तरफ 4 था, हमने अभिकारक की तरफ भी ऑक्सीजन को क्या बनाना है 4 बनाना है, लेकिन यहाँ पे अभी ऑक्सीजन कई गो, एक गो है, तो जब 4 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ये दोनों के लिए H2 और O के लिए ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे 4 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो हम कोई बदलाव कर नहीं सकते हैं, इसीलिए अभिकारक की तरफ भी ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हम 4 से यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट के पास लिखने पर क्या होता है मल्टीप्लाई, अगर कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं हो तो जब यहाँ पे 4 लिख दिए तो देखिए ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन ये 4 इस हाइड्रोजन के लिए भी है, तो जब इस 4 से हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और हाइड्रोजन कई गो 2 गो, तो 4 दूनी के 8। अब अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 4 गो हो गया, तो अब यहाँ पे सॉरी 4 दूनी की 8, अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 8 हो गया, तो 4 दूनी के 8, लेकिन अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन है कितना 2 गो, तो इस हाइड्रोजन को भी 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8। फिर अगर अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन 4 हो गया तो उत्पाद की तरफ भी देखेंगे कि 8 गो है कि नहीं, तो यहां भी देख रहे तो यहाँ पे 2 है, तो यहां भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये भी कितना हो जाए 8 हो जाए, 8 हो जाए। तो हाइड्रोजन 8 और उत्पाद की तरफ भी 8 और अभिकारक की तरफ भी क्या हो गया 8 हो गया है, तो उत्पाद की तरफ भी हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे भी 4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 4, जब उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन के पास 4 लगा दिए तो ये भी कितना हो गया 4 दूनी के 8, यहाँ भी देखिए 4 दूनी के 8, तो हाइड्रोजन भी हमारा 8 हो गया अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी। लोहा भी हमारा कितना हो गया 3 Fe 3 हो गया, इधर भी लोहा हमारा कितना हो गया 3 हो गया। ऑक्सीजन देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4, तो इसी हीट एंड ट्रायल के मेथड से हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड जो है इसका आपको बार बार क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको यह संतुलित करना आसानी से आएगा। तो आप एक या दो एग्जाम्पल से आप ये कहिएगा कि हमको हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करना आ जाए, तो नहीं, आपको और भी एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे और उसको बार बार बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि हमने क्या किया। पहले तत्व अभिकारक और उत्पाद लिख देंगे, जितना भी तत्व होगा अभिकारक की तरफ उतना लिख देंगे, उत्पाद की तरफ जितना उसकी संख्या होगा परमाणु संख्या उतना लिख देंगे, हाइड्रोजन का जितना होगा उतना लिख देंगे, उत्पाद की तरफ भी लिख देंगे, ऑक्सीजन का भी अभिकारक की तरफ जितना होगा उत्पाद की तरफ जितना होगा लिख देंगे। फिर इसको हम ब्रैकेट में घेर लेंगे। ब्रैकेट में इसलिए घेरते हैं क्योंकि जो भी हम काम करेंगे बदलेंगे उसको हम ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर कोई भी बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। फिर बारी बारी से देखेंगे कि हमको उत्पाद में कितना है, यहाँ पे जैसे Fe उत्पाद की तरफ 3 था तो हमको अभिकारक भी 3 करना था, तो हमने 1 में 3 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो इधर 3 हो गया, तो हमने अभिकारक की तरफ Fe के पास 3 लगा दिया तो 3 Fe हो गया। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर क्या था 2 और उत्पाद की तरफ भी 2 था, तो ये संतुलित था। ऑक्सीजन को जब देखें तो उत्पाद की तरफ 4 था अभिकारक की तरफ 4 था, तो इसको हमने क्या किया 1 से 4 से मल्टीप्लाई किया तो जाके ये 4 हो जाए, तो फिर मैंने है ऑक्सीजन के पास क्या लगा दिया 4 लगा दिया। तो जब ऑक्सीजन के पास 4 लगाया तो ऑक्सीजन तो 4 संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के लिए भी ये 4 हो गया, तो 4 दूनी के 8, तो हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ कितना हो गया 8 हो गया। तो अब अभिकारक के सिर्फ हाइड्रोजन कितना था 2 गो था, तो 8 करने के लिए हमने क्या किया 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गुणा कर दिया तो 8 हो गया। तो जब अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 8 हुआ तो उत्पाद की तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या कितना लेना था 8 लेना था, इसमें भी हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया तो उत्पाद भी 8 हो गया। तो उत्पाद यही था
तो इधर भी हमने क्या किया, 4 लगा दिया। तो जितना भी हमारा तत्व था उधर अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यही हमारा क्या था, एक रासायनिक समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करना था। फिर अगर एक और एग्जांपल से ले लेते हैं, Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 ये क्या बन जाता है आपका, MgO। क्या बन जाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Mg प्लस O2। अब देखिए यहां पे अगर आप देखिएगा तो Mg एक है, अभिकारक की तरफ Mg कितना है, एक है, उत्पाद की तरफ Mg कितना है, एक है। लेकिन ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। तो हमको उत्पाद की तरफ भी ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको एक ब्रैकेट में घेर लेंगे, ब्रैकेट में सबको घेर लेंगे। जब इसको ब्रैकेट में घेरेंगे तो हम ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। जब यहाँ पे हम 2 लगा रहे हैं तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे जब देखिए तो मैग्नीशियम, ये 2 किसके लिए लगा, मैग्नीशियम के लिए भी लगा, Mg के लिए भी लगा। तो अभी उत्पाद की तरफ Mg भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो Mg जब 2 हो गया तो हमको अभिकारक की तरफ भी Mg2 लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, यहां भी हम 2 लगा देते हैं। तो देखिए अब 2Mg प्लस O2, यहां भी 2Mg और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यही है हीट एंड ट्रायल। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हीट एंड ट्रायल मेथड आएगा और आपको समझ में आएगा। तो आप संतुलित करना, मैंने इस वीडियो में आपको बस बताया है कि कैसे संतुलित करना है। बाकी संतुलित करने के लिए आपको 9-10 एग्जाम्पल बार बार करवाया जाएगा और उसको करवा करके आपको संतुलित करवाना सिखाएंगे बढ़िया से। 1-2 मेथड और बताएंगे, एक ABCD मेथड होता है उसको भी बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हमें और भी सिलेबस कवर करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि रसायन शास्त्र के जितने भी सिलेबस हैं सभी चैप्टर को एक बार खत्म कर लेते हैं। फिर उसको जब हम रिवीजन मोड में आएंगे तो फिर रिवीजन मोड में हम समीकरण को बढ़िया से हीट एंड ट्रायल मेथड से भी बताएंगे और ABCD मेथड से भी बताएंगे। फिर उसमें आपको हम 9-10 एग्जाम्पल लेकर के पूरा कंठस्थ करा देंगे और आपको आ जाएगा। अपने से अभी क्या कीजिए कि आप 1-2 एग्जाम्पल लेके हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाना शुरू कीजिएगा। तो यही था हमको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। संतुलित कैसे करेंगे, इस मेथड को हम हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, जो हम लोग को बताया। फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा जो अगला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए हमने संतुलित क्यों किया रासायनिक समीकरण को, तो इसमें लिखा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश। रासायनिक समीकरण में, अगर रासायनिक अभिक्रिया में न ही द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया को जो हम लिख कर रहे हैं उसमें द्रव्यमान जो है ना, अभिकारक और उत्पाद में द्रव्यमान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका निष्कर्ष ये निकल के आया कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके बाद के उत्पाद के पदार्थ के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। हमने आपको बताया ना कि अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। क्यों बराबर होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु पर निर्भर करता है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। इसीलिए जी परमाणुओं की संख्या बराबर होगा तो द्रव्यमान का ना तो ह्रास होगा और ना ही निर्माण होगा। तो इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम को हम बनाए रखने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो इसका यही था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और न ही द्रव्यमान का विनाश होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की और उत्पाद की संख्या आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान क्या करता है, परमाणु पर निर्भर करता है, परमाणु की संख्या पर द्रव्यमान क्या करता है, निर्भर करता है। तो अब चलिए पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम इस वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो हमारा अगला टॉपिक है, कौन कौन से प्रकार हैं, तो आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थान, अपचयन और ऑक्सीकरण, अपचयन और उपचयन जो पढ़ेंगे, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है,
तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे देखिए इस अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक जो क्रिया कर रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एकल उत्पाद, एक उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी दो पदार्थ, जैसे A प्लस बी, दो अभिकारक आपस में क्रिया किए और एक सी एकल एक केवल एक उत्पाद का निर्माण किए, उसी को अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण पर समझिए, जैसे कोयले का दहन, कोयला को जलाते हैं, कोयला का क्या, कार्बन और ऑक्सीजन को जलाते हैं तो कोयला हो जाता है उसी से। तो देखिए कार्बन, इस अभिक्रिया में कौन भाग लिया है, दो पदार्थ भाग लिया, कौन कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, CO, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थ क्रिया करके एकल पदार्थ, एक पदार्थ बनाए हैं। कौन सा पदार्थ बनाए हैं, कौन से पदार्थ नए बनाए हैं, एकल उत्पाद बनाए, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये एकल उत्पाद है। इसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि दो पदार्थ आपस में क्रिया करके, दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें कोयले का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में जब दहन करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। जो यहाँ पे ASG या दिख रहा है ना, ये इसका मतलब ये होगा कार्बन का एक सॉलिड है, ठोस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस, इसीलिए G लिख दिए। CO कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, गैस, इसीलिए इसके बगल में G लिखा गया है। तो इसका ये कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है। जैसे में जल का निर्माण, जल का भी क्या होता है कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण करते, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, दो अभिकारक हैं, आपस में क्रिया किए, आपस में क्रिया कर क्या बनाए, सिंगल पदार्थ बनाए। कौन सा सिंगल उत्पाद बनाए हैं, H2O, जल बनाए हैं, एकल उत्पाद बनाए हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे संयोजन अभिक्रिया क्या है। अब हमारा अगला जो प्रकार है वो कौन सा है, अपघटन अभिक्रिया, या जिसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बना रहे थे, और इसमें उल्टा, इसमें क्या है कि एक अभिकारक, इसमें अभिकारक एक हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि उसमें अभिकारक दो था और उत्पाद एक था, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि इसमें अभिकारक एक होगा और उत्पाद दो होगा। इसमें दोनों में यही अंतर है कि संयोजन अभिक्रिया में आप कहिएगा सर, संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक की जो संख्या थी वो अभिकारक की संख्या दो होता था और उत्पाद की संख्या एकल होता था। लेकिन जब हम वियोजन अभिक्रिया में आए तो इसमें अभिकारक की संख्या एकल होगा और उत्पाद की संख्या जो होगा हमारा वो एक से अधिक होगा। इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं कि एक अभिकारक टूट करके क्रिया करके एक उत्पाद में, एक से दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे ही अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए AB एक एकल उत्पाद है, एकल उत्पाद है। जब इसने अभिक्रिया किया तो इसमें क्या हुआ, एक A और एक B दो उत्पाद मिल गया, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। उदाहरण के लिए CaCO3, CaCO3 क्या सॉलिड है, अब ये अभिक्रिया किया, CaCO3 अभिक्रिया करके क्या बनाया, CaO और CO2 गैस, यानी कि दो उत्पाद बना दिया। कितना बना दिया, एकल अभिकारक था, ये क्रिया करके कितना उत्पाद बन गया, दो उत्पाद या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हो गया। इसे ही हम अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2NaCl सोडियम क्लोराइड
विद्युत के क्या होने से उपस्थिति में जब इसको हम क्रिया करवाते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड बनकर दो उत्पाद के रूप में सोडियम और क्लोराइड के रूप में हमको क्या होता है, मिलता है। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ये होता है कि एकल अभिकारक अभिक्रिया करके टूट करके दो या अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से हमने समझा दिया। CO3 क्या है, एकल अभिकारक है, क्रिया करके CaO और CO2 दो उत्पाद का निर्माण कर दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए अपघटन या वियोजन अभिक्रिया का क्या है, कुछ प्रकार है। जैसे में उष्मीय वियोजन होगा, यहाँ पे उष्मीय वियोजन उष्मीय वियोजन क्या होता है कि अभिकारक का उष्मा द्वारा गर्म जब उसको किया जाता है तो वियोजन अभिक्रिया होता है। जैसे देखिए ये CO3 था, इसको हम क्या किए कि उष्मा की उपस्थिति में जब इसको हम अभिक्रिया करवाएं, गर्म किए, उष्मा की उपस्थिति में जब ये क्रिया हुआ तब जाके ये CaO और CO2 गैस का निर्माण किया। तो वैसा वियोजन जो उष्मा की उपस्थिति में हो, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करे, उसी को हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे वैद्युत वियोजन, इसमें क्या होगा, वैद्युत वियोजन में जो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होगा वह विद्युत धारा की उपस्थिति में होगा। जैसे 2H2O एकल अभिकारक है, वियोजन अभिक्रिया है, इसको विद्युत धारा के उपस्थिति में जब क्रिया करवाएं तो हमको H2 गैस और ऑक्सीजन गैस मिला। तो क्या हुआ कि इसमें कौन सा अभिक्रिया हुआ, कौन सा वियोजन हुआ, तो आप कहिएगा सर वैद्युत वियोजन अभिक्रिया हुआ। क्यों? क्योंकि ये विद्युत धारा की उपस्थिति में हो रहा है, इसीलिए इसको हम कौन सा वियोजन कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। अगला हमारा प्रकाशीय वियोजन, इसमें क्या होता है, इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे 2AgCl, अब 2AgCl सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब गर्म अभिक्रिया करवाते हैं तो Ag और क्लोरीन हमको क्या मिलता है, सिल्वर और क्लोरीन मिलता है। जो ये होता है सॉलिड और ये होता है क्या, गैस। तो वैसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। वैसा वियोजन जो उष्मा की उपस्थिति में क्रिया करे उसको हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। और वैसा वियोजन जो विद्युत धारा की उपस्थिति में क्रिया करता है उसको हम कौन सा वियोजन कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल था, ये आपके अपघटन अभिक्रिया के कुछ प्रकार थे, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के प्रकार थे जिसे हमने आपको बताया। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, उतार लीजिएगा। अगला हमारा जो प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो उस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक की तरफ जो भी अभिकारक है वो क्या करता है कि अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe+CuSO4, क्या अगर इसका जब अभिक्रिया हुआ तो इसमें क्या हुआ, FeSO4 और प्लस Cu बन के निर्माण इसका बन गया, उत्पाद क्या हो गया, FeSO4 प्लस Cu। देखिए अगर इसको अपने अंदाज में बताइएगा अगर विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, तो आप कहिएगा कि कोई भी यौगिक CuSO4 है, पहले से बन के अपने साथ जुड़ा हुआ है CuSO4, कोई बाहरी आदमी आया, CuSO4 एक साथ था, कोई बाहरी आदमी आया और बाहरी आदमी क्या किया कि Cu को क्या कर दिया, धकेल दिया और अपने खुद आकर के उसके साथ SO4 के साथ लग गया, तो उस और Cu को अलग कर दिया, यही विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले से किसी के जिंदगी में कोई था और किसी थर्ड पार्टी का उसमें एंट्री हो गया, तीसरा पार्टी आया और जो पहले से था उसको लात मार करके भगा दिया और खुद अपने साथ हो गया, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर Fe+CuSO4 था, क्या Fe ने क्या किया, Cu को
लात मार के अलग कर दिया और अपने SO4 के साथ क्या हो गया, आकर के चिपक गया, रह गया। उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेचारा Cu इधर क्या हो गया, अलग हो गया, कॉपर अपना अलग हो गया, लोहा आकर के SO4 के साथ क्या हो गया, चिपक गया। तो पहले से किसी के जिंदगी में कोई था, कोई तीसरा पार्टी आकर के अपने ही रख के दूसरे को क्या कर दिया, अलग कर दिया, वही हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहता है। और हो क्या रहा है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ये अधिक क्रियाशील तत्व है, और जब क्रिया हुआ तो अपने से कम क्रियाशील तत्व को भगा दिया और खुद अपने आकर के वहां पे चिपक गया। उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप इसको जानिए कैसे कि सर कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन सा तत्व अधिक कम क्रियाशील तत्व है। तो हमने आपको यहाँ पे लिखा है, जो भी ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना, ये जो भी तत्व आपको हमने लिखा है, ये सबका सिर्फ क्या है, क्रियाशील तत्व है। आप इसको याद करके और एकदम मतलब अपने कॉपी में नोट्स बना करके, नोट में लिख करके आप इसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए Fe, तो Fe कहाँ है, देखिए Fe यहाँ है, Fe, और Fe किसको रिप्लेस किया है, किसको भी भगा दिया है, तो कहिएगा सर Cu, कॉपर को। कॉपर कहाँ है, यहाँ देखिए Fe क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। इसीलिए जब विस्थापन अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ, SO4 के साथ Fe आ गया और Cu क्या हो गया, बाहर हो गया, चला गया। क्यों, क्योंकि Fe ज्यादा क्रियाशील तत्व। विस्थापन अभिक्रिया वही कहता है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व कौन था, Fe था, उसने कम क्रियाशील तत्व Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, अलगा कर दिया, अकेले भेज दिया और अपने SO4 के साथ आकर के क्या किया, चिपक गया। उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके नया यौगिक बना लेता है, उसी को हम कौन सा कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये अधिक क्रियाशील तत्वों का क्या है, आपका एक टेबल है, आप इसको क्या कर लीजिएगा, उतार करके और अपने कॉपी में नोट्स बना करके याद कर लीजिएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उस द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये होगा कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल विस्थापन अभिक्रिया होगा, उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। और इसमें आयनों के आदान प्रदान होगा, आयन प्लस माइनस, उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए BaCl2 Na2SO4, ये क्या हुआ, BaSO4 और 2NaCl बन गया। अब इसमें क्या हुआ, देखिए Ba ये किसके साथ क्रिया किया, SO4 के साथ नया यौगिक बना लिया, और Cl2 क्या किया, Na2 के साथ बना करके 2NaCl बना लिया। तो देखिए इसमें कई गो विस्थापन हुआ, दो गो विस्थापन हुआ, एक Ba और SO4 के साथ विस्थापन हुआ और एक Cl2 और Na2 के साथ विस्थापन हुआ, इसीलिए दो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। अब आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ, जैसे मैं आप कहिएगा सर Ba, तो Ba क्या होता है, Ba का जब आप चार्ज लिखिएगा, आयन लिखिएगा, तो Ba पर कितना चार्ज होता है, तो +2, कितना होता है, +2। और ये किसके साथ, SO4 के साथ किया है, SO4 के साथ क्या होता है, -2। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, आयनों का आदान प्रदान करेंगे। तो ये +2 और ये -2 आपस में क्या हो जाएगा, 0। कितना आयन हो जाएगा, 0। तो इसीलिए क्या बन गया, BaSO4। तो BaSO4 का निर्माण हो गया। इसी को हम क्या अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें आयनों के आदान प्रदान करने से क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, उसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो हमारा ये BaSO4 बन के तैयार, इसको हम सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। अविलेय का मतलब जो पानी में न घुले, जो पानी में जिसको क्रिया करे तो क्या हो जाए, पानी के निचले परत में जम जाए, उसी को हम अविलेय अवक्षेप कहते हैं। तो आप द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझ गए होंगे कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, दो गो
यौगिक आपस में क्रिया करके डबल यौगिक का उत्पाद का निर्माण करेंगे और इसमें आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। उसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला प्रकार हमारा है अपचयन और उपचयन या अपचयन। उपचयन और अपचयन का मतलब क्या होता है, देखिए सीधा सीधा मतलब है उपचयन अभिक्रिया का मतलब कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, जिसमें या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन भाग जाए। जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऑक्सीजन आ जाए या हाइड्रोजन भाग जाए, उसको कौन सा क्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान सुनिए, जिसमें या तो ऑक्सीजन को आप बना लीजिए, बढ़ा लीजिए, या फिर हाइड्रोजन को हटा दीजिए, वो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन इसका उल्टा, इसमें भी या तो हाइड्रोजन को बढ़ा लीजिए या ऑक्सीजन को हरास कर भाग जाए या भगा दीजिए, उसी को कौन सा कहते हैं, अपचयन। उपचयन में क्या होता है कि आपको बढ़ाना किसको है, हाइड्रोजन को, सॉरी ऑक्सीजन को, भगाना किसको है, ह्रास किसका करना है, हाइड्रोजन का। लेकिन जब आप अपचयन में आइएगा तो इसमें आपको हाइड्रोजन को बढ़ाना है और ऑक्सीजन को क्या करना है, ह्रास करना है। उपचयन में ऑक्सीजन को बढ़ाइए, हाइड्रोजन का ह्रास कीजिए। अपचयन में हाइड्रोजन को बढ़ा दीजिए, ऑक्सीजन को भगा दीजिए। तो यही है हमारा उपचयन और अपचयन में अंतर। बहुत लोग उपचयन और अपचयन में बहुत मतलब माथा झोल करते हैं कि उपचयन और अपचयन एक ही, समझ में नहीं आता है। तो नहीं, उपचयन में सीधा सीधा ये है कि आप क्या कीजिए कि उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि, या तो ऑक्सीजन का वृद्धि ना तो हाइड्रोजन का ह्रास। अपचयन में जब आइएगा तो उपचयन में जब आइएगा, उपचयन अभिक्रिया में, तो इसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि ना तो हाइड्रोजन का ह्रास। अपचयन में जब आएगा तो इसमें उसका उल्टा, उपचयन का उल्टा, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास। यही हमारा क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। उपचयन समझ गए होंगे, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसी को हम उपचयन और अपचयन करते हैं। जैसे में उदाहरण देखिए, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर क्या हुआ, CO2। तो यहाँ पे आप क्या कहिएगा, यहाँ पर आप कहिएगा सर यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है। ऑक्सीजन का वृद्धि जब हो गया तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, तो ये उपचयन। क्या कहलाएगा, उपचयन। ये कौन सा कहलाएगा, उपचयन। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ, वृद्धि, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं तो हाइड्रोजन का ह्रास, वो क्या हो जाता है, उपचयन। दूसरा में देखिए CuO प्लस H2, उष्मा के उपस्थिति में जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो Cu प्लस H2O बन रहा है। देखिए CuO में क्या हुआ, यहाँ पे जो अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पे सिर्फ CuO1, यहाँ पे Cu, यहाँ पे ऑक्सीजन था, क्रिया करके सिर्फ Cu हो गया। किसका ह्रास हो गया, कौन हट गया, तो आप कहिएगा सर ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। तो जब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब अपचयन हुआ ना, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास, CO था, अभिक्रिया हुआ तो सिर्फ Cu हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, अपचयन। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। दूसरा में देखिए H2 का जब किया तो H2O हो गया, मतलब ये H2 था, अभिक्रिया हुआ तो उत्पाद में क्या हो गया, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया है। तो ऑक्सीजन का वृद्धि किस में होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि आप कीजिएगा सर उपचयन में होता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया। तो एक ही समीकरण में अपचयन भी हुआ और उपचयन भी हुआ। तो जब एक ही समीकरण में, एक ही रासायनिक समीकरण में, एक ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो, अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको याद रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब एक ही रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे और उपचयन और अपचयन समझ के, उपचयन क्या होता है, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए ना तो हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए।
या तो उपचयन में अपचयन में क्या हो रहा था, या तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए या फिर ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, उसी को हम उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से आपको हमने समझाया कि कैसे उपचयन और अपचयन होता है। चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक, अगला प्रकार है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब आपस में होगा तो उसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CH4 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये प्राकृतिक गैस का दहन, मतलब प्राकृतिक गैस जो CH4 और ऑक्सीजन को जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको हम क्या करते हैं, सही लिख देते हैं। जब हम CH4 को ऑक्सीजन के साथ दहन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, CO2 गैस प्लस 2H2O जल, और उसके साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। यही क्या कहलाता है, हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, ये उत्पाद का निर्माण हुआ, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है कि इसमें ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने वियोजन अभिक्रिया का प्रकार पढ़ा था, उसमें 3 प्रकार पढ़ाया था आपको, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, वैद्युतीय वियोजन। तो जो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है, वही हमारा कौन सा होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है, इसमें ऊष्मा की उपस्थिति में हमारा क्या होता है, अभिक्रिया होता है, उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जो भी वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, उसका जो प्रकार है वो सब का सब हमारा क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। अगला हमारा जो है क्या है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होगा, संक्षारण आपको बताते हैं कि संक्षारण का मतलब ये है कि कोई भी धातु आर्द्रता, वायु, पानी आदि के संपर्क में जब आ जाता है तो संक्षारित हो जाता है। संक्षारित का मतलब कि उस पर जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। जैसे में आपके घर में लोहा होगा, लोहा क्या होता है कि बहुत दिनों तक जब लोहा को आप खुले में छोड़ देते हैं, जब वो खुला में रहता है तो क्या होता है, वायु के संपर्क में आकर के वो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। जंग लग जाता है तो उसको क्या करते हैं हम, उसी को हम संक्षारण बोलते हैं। अब उसको हम जंग ना लगे, उसीलिए हम क्या करते हैं, लोहे के वस्तु को हम पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, उसका पुताई कर देते हैं, ताकि उस पर क्या हो, जंग ना लगे, संक्षारित ना हो। जैसे में चांदी, चांदी पर काली परत, अब चांदी पर बहुत दिनों तक चांदी का लोग पहनता है तो क्या, उस पर काली परत हो जाता है। अब घर के हमारे लोग, मम्मी जो हमारे घर में जो भी महिलाएं रहती है वो क्या करती हैं कि ब्रश करने वाला पुराना ब्रश ले करके उस पर रख उसको रगड़ती हैं, ताकि वो फिर नया जैसा चमक जाए। क्यों, क्योंकि वो संक्षारित हो गया है। वो चांदी क्या हुआ है, वायु की उपस्थिति में आकर के उसको क्या हो, उस पर काली परत चढ़ गया, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। तांबे पर हरी परत चढ़ जाता है, तांबा का बर्तन होता है, बहुत दिन होने पर उस पर क्या हो जाता है, तांबा पर हरा हरा परत चढ़ जाता है, यानी कि वो भी क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। तो उसी को हम संक्षारण कहते हैं, जिसमें धातु क्या होता है, लोहे का धातु पर जंग लग जाता है, चांदी के धातु पर काली परत चढ़ जाता है, तांबा पर हरी परत चढ़ जाता है। ये एक संक्षारण का क्या है, प्रकार है। अगला हमारा विकृति गंधिता। विकृति गंधिता का मतलब ये होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ, तैलीय पदार्थ जो है, जिसको हम अगर वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है, उसमें से अलग गंध, अलग स्वाद आ जाता है, यानी कि वो बसिया आ जाता है ना, कहते हैं कि बसिया हो गई, खाना हमारा क्या हो गया है, बसिया हो गया, बसिया गया है। उसी को हम क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। ऑक्सीजन वायु के संपर्क में आने पर उपचयित, उपचयित, उपचयन का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। तो जो भी चीज, खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की वृद्धि में आ जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाता है, उसको क्या होता है, विकृति गंधिता हो जाता है। उसके भोजन में, उसके
जो सुगंध है उसमें क्या होता है, बदलाव आ जाता है, खाना बसिया जाता है, उसी को हम विकृति गंधिता कहते हैं। इसीलिए कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। बड़ा बड़ा चिप्स का पैकेट देखे हुए, कुरकुरे का, टेढ़े मेढ़े का, उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस बढ़ा जाता है, इसीलिए फूला रहता है, ताकि वो जो उसमें तेलीय पदार्थ रखा गया है, जो खाद्य पदार्थ रखा गया है, वो विकृत गंधिता ना हो, खराब ना हो। या और एक और हम क्या करते हैं कि फ्रिज में खाना को क्या करते हैं, रख देते हैं, ताकि फ्रिज में जब खाना रखते हैं, फ्रिज में जब ठंडा कोई भी ठंडा जगह पर हम अपने भोजन को रखते हैं, तो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, वायु के संपर्क से टूट जाता है, और फिर क्या होता है, खाना कुछ समयों के लिए, थोड़े बड़े अंतराल के लिए उसी स्वाद और उसी गंध के साथ बना रहता है। तो हम फ्रिज में भी रख करके विकृति गंधिता को दूर करते हैं, या फिर किसी भी खाद्य पदार्थ में हम नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, ताकि उसमें विकृति गंधिता ना हो। तो यही था हमारा संक्षारण और विकृति गंधिता आज की क्लास में, बस आपके लिए इतना ही। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको सब समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि जो आपको रासायनिक समीकरण बताया गया है, वो रासायनिक समीकरण आपको सिलेबस कवर कराने के लिए बताया गया है। उसके लिए आपको एक अलग सा वीडियो आएगा, जिसमें आपको 9-10 रासायनिक समीकरण रहेंगे, जिसको हम आपको हल कराना बताएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड बताएंगे, उसमें ABCD का भी एक मेथड वो भी बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, जिसमें आपने आप रासायनिक अभिक्रिया के बहुत से प्रकार पढ़ा, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, फिर लास्ट में उष्मा शोषी, उष्मा छेपी। तो इसके बाद से जो हमारा अगला रस केमिस्ट्री का वीडियो होगा, वो आपको फिर से मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दुलार दे, यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, शेयर करने के साथ अधिक से अधिक इस पे कमेंट करें, और वीडियो को और हमारे चैनल को अधिक से अधिक क्या करें, सब्सक्राइब करें और प्यार दें। और जैसा जानते हैं, हमारा जो रोशनी पब्लिकेशन है, आपको वीडियो तो दे ही रहा है, लेक्चर दे रहा है, इसके साथ साथ आपको ये 17 सालों से मार्केट में आपके लिए बुक भी उपलब्ध करवाता है, जिसमें आपको 10वें के लिए गोधली हिंदी का और पीयूषम जो आपके संस्कृत का है उसका बुक उपलब्ध करवाता है। 9वां के लिए भी हिंदी का वर्णिका और गोधली उपलब्ध करवाता है। आपके जो क्लास 11th में चले गए हैं, उसके लिए भी वो क्या करता है, हिंदी का दिंगत, जो क्लास 12 में चले गए हैं रेनबो, उसका इंग्लिश का जो आपका बुक है पब्लिश करता है। तो ये हमारा जो पब्लिकेशन पिछले 17 सालों से आपके लिए मार्केट में बुक ला रहा है। और जैसे भी आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, और जैसे ही आपके पेपर, मैट्रिक परीक्षा का पेपर नजदीक आता है, उसके लिए आपको यह क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध कराता है। और साथ साथ क्रैश कोर्स का बुक, जो बच्चे एकदम पूरा सभी विषयों का, सभी चैप्टर का एकदम कंसाइज वे में, छोटे छोटे वे चैप्टरों में सॉल्यूशन चाहते हैं, उसके लिए क्रैश कोर्स का भी बुक आपके लिए स्पेशल बनाया गया है। तो आप लोग इसे आपके ऑनलाइन माध्यम अपने नजदीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन में इसको आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, या फिर अपने जिला के किसी भी बुक स्टोर पर जाएगा तो आपको ये सभी बुक उपस्थित मिलेंगी, उपलब्ध मिलेंगी। तो चलिए, आप सभी को इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बस ऐसे ही दुलार प्यार बना रहे, और जो भी त्रुटि है उसको क्षमा करें। और आप सभी हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने माता पिता का सेवा करते रहें। तो आप सभी को थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।